ये सवाल जो आज हम करने वाले हैं, 90% बच्चे इसमें बहुत सारे गलत करेंगे। देखना आप आगे, इसमें संस्कृत साहित्य और व्याकरण प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं, जिसमें हम 40 से 41 प्रश्नों को करेंगे और आप पॉज़ करके अपने आंसर लगाइएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का समय है आपका। अगर आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूजीसी नेट की, तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप खुद अपने आप को ये देखें कि आप कितने सही कर पा रहे हो। ज़रूर सही करना और बताना मुझे कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं, ताकि हम आगे का जो प्रैक्टिस सेट है उसी लेवल का बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम संस्कृत का देखने वाले हैं, पहले साहित्य और फिर व्याकरण और फिर थोड़ा-सा हम व्याकरण हिंदी भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन-सा ग्रंथ है जो कि नाटक नहीं है? संस्कृत साहित्य की एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, जिसमें हमने व्याख्या सहित बहुत सारे प्रश्नों को किया था, है ना? बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया था और अब आगे थोड़ा-सा यहाँ पर अगले नए क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? वो वाले क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, नए हैं बिल्कुल, तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। संस्कृत के इन ग्रंथों में से कौन-सा ग्रंथ है जो कि नाटक नहीं है? अभ्यामिसारिका, रघुवंशम, मालती माधव या वेनी संहार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रघुवंशम। ये नाटक नहीं है, बल्कि क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, ये महाकाव्य किसका है? तो कालिदास का, ये तो आप सभी जानते होंगे, जो कि 19 सर्गों में लिखा गया है, याद रखना। ठीक है, ये 19 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य। ये सारे सर्ग वगैरह सब कुछ मैं डिटेल में आपको पहली क्लास में दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है ना, तो वो देख लेना, उसकी लिंक आपको इसके बाद में जो स्क्रीन होता है उस पर दिख जाएगी, ठीक है? कौन-सी रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन-सी रचना कालिदास की नहीं है? प्रश्न को देखकर मत भागिएगा, है ना? अपना क्वेश्चन लगाना और फिर इसकी जो व्याख्या हम साथ में बताते हैं उसको ज़रूर याद रखना। तो यहाँ पर तो आप लगा देंगे, आंसर तो है इसका बुद्धचरित। अब आपको पता होना चाहिए बुद्धचरित किसकी रचना है, तो ये अश्वघोष की रचना है। ठीक है, बुद्धचरित किसकी है? तो अश्वघोष की रचना है, जो संस्कृत के ही विद्वान हैं और ये 28 सर्गों में लिखी गई है। बुद्धचरित कितने सर्ग हैं बुद्धचरित के अंदर? तो इसमें 28 सर्ग हैं और इसमें शांत रस प्रधान ये भी एक महाकाव्य है, ठीक है? बुद्धचरित भी एक महाकाव्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कौन-सी कृति है जो कि भवभूति की नहीं है? सारी रचनाएँ आपको भवभूति की मैंने व्याख्या में पहले करवाई थी, लेकिन यहाँ पर अब आपको बताना है कौन-सी कृति भवभूति की नहीं है। महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम या फिर कर्पूर मंजरी। तो तीनों तो किसकी हैं? ए, बी, सी भभूति की है, लेकिन कर्पूर मंजरी इनकी रचना नहीं है। फिर भवभूति की नहीं है तो किसकी है भाई? ये राजशेखर की है। ठीक है, ये राजशेखर की है, याद रखना। राजशेखर की रचना है, भवभूति की नहीं है, याद रखना। भवभूति के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इनका जो मूल नाम है ना, वो भी पूछा जाता है। जो इनका मूल नाम है श्रीकंठ, है ना? इनका मूल नाम श्रीकंठ है, ये भी याद रखना भवभूति का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर कवि ने नल दमयंती की कथा का वर्णन किया है? आज की क्लास आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरूर बताइएगा ये भी, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर, इसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें महाभारत के नलोपाख्यान के आधार पर नल दमयंती की कथा का वर्णन है? तो 4 में हमारा सही आंसर हो जाएगा नेस्दिय चरितम। ठीक है, नेस्दिय चरितम में है, जो कि श्री हर्ष के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, नेस्दिय चरितम किसकी है? तो ये श्री हर्ष की रचना है और ये कितने सर्गों में लिखी गई है? तो इसमें 22 सर्ग हैं टोटल। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं? 22 सर्ग हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। गीत गोविंद के आधार पर ही जो विद्यापति हैं, आदिकाल में विद्यापति ने अपने पदों की रचना की है गीत गोविंद के आधार पर ही, ठीक है? और ये किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है, इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है? ये जयदेव की रचना है गीत गोविंद। बाकी ठीक है, आगे है, किस कवि की वाणी है जो कि नारिकेल फल के समान होती है? नारिकेल या फिर नारियल भी आप बोल सकते हो, ठीक है? नारियल, नारियल देखा है ना आपने, ऊपर से बहुत ज़्यादा कठोर होता है, मतलब उसको तोड़ना भी आसान काम नहीं है। है ना? बहुत ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट भी होता है ना? तो वैसे ही कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, जो सज्जन लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो उतने ही भावुक भी होते हैं, उतने ही सॉफ्ट भी होते हैं, उनका दिल बड़ा ही नर्म होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पूछा है किसकी वाणी है जो नारिकेल फल के समान कही गई है? तो ये भारवी की वाणी को कहा जाता है, इसमें हमारा भारवी सही हो जाएगा। इसका थोड़ा-सा व्याख्या देख लेते हैं। मल्लीनाथ ने इनके काव्य के बारे में कहा है, नारिकेल फल संमितम वचो भारवे सपदी यद विभज्यते, ठीक है?
स्वाद यंतु रस गर्भ निर्भर सार मत्स्य रसिका यथे इप्सितम। अर्थात भारवी का जो काव्य है वो ऊपर से नारियल के समान है। भारवी के काव्य के बारे में कह रही हैं, ठीक है। यदि आप ऊपरी कठोर छिलके को तोड़ सकें, यदि आप उसका अच्छे से समझ में आपके में आ गया उनका काव्य, तो भीतर से मधुर रस छलक पड़ेगा, है ना। इनकी एक प्रमुख रचना है क्राता अर्जुनियम, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है। यहाँ पर भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महावीर चरितम, ठीक है। महावीर चरित हमारा किससे संबंधित है, तो राम जी से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है भाई भवभूति के द्वारा, ठीक है। भवभूति का जो करुण रस का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है वो है उत्तर रामचरितम, और ये महावीर चरितम भी इनके द्वारा लिखा गया है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग है, तो ये 19 सर्ग हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने ऊपर देख चुके हैं हम इसको। और ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये जो ग्रंथ है ना, इसमें क्या दिखाया गया है, मतलब इसमें इसका पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसमें किसकी कथा का वर्णन है, तो राजा दिलीप, ठीक है। राजा दिलीप से लेकर के और इक्ष्वाकु वंशी है, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं तक का वर्णन है, ठीक है। वंश के राजाओं तक का वर्णन इसमें किया गया है, राजा दिलीप से लेकर के। ये याद रखिएगा रघुवंश महाकाव्य में। रघुवंश का अर्थ है यहाँ पे राजा दिलीप कौन थे तो ये जो राजा राम राजा हुए हैं, ठीक है, राम भगवान, उनके मतलब दादा परदादा परदादा, उनके भी परदादा, उनका पूरा कुल का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और लास्ट में जो इक्ष्वाकु वंश का तक का वर्णन इसमें मिलता है। आगे है साहित्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साहित्य, साहित्य में यहाँ पर दे रखा है, मतलब साहित्य क्या करता है, सवेतर रचते हैं। साहित्य की रक्षा कौन करते हैं, सवेतर। सामान्य के लिए सबका हित चाहता है, या इसका कार्य बिंब का निर्माण करना है। तो 90 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो सवेतर रचते हैं सामान्य के लिए और सबका हित भी चाहता है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसको याद रखना। आगे, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं इसमें से कौन सा शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के शुद्ध रूप, है ना, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, मतलब शुद्ध रूप का ज्ञान कराया जाता है, या फिर लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है शुद्ध रूप में, ठीक है। तो वो होता है हमारा व्याकरण शास्त्र। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर भी व्याकरण हो जाएगा। ये परिभाषा आपको जरूर याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजशेखर के नाटक का क्या नाम है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए लग रहा है कि यूजफुल है, तो सारे बच्चे कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और हिंदी साहित्य को हमने कंप्लीट पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है, बहुत ही अच्छा कंटेंट करवाया है। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही बेहतर क्लासेस हैं, है ना। हिंदी साहित्य फ्री क्लासेस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें राजशेखर के नाटक का क्या नाम है, बाल रामायण, चंड कौशिक, नेजधानंद, या फिर आश्चर्य चूड़ामणि। तो राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण, ठीक है। इसमें से बाल रामायण को आपको याद रखना है। इनका याद रखना, राजशेखर जो थे कन्नौज के राजा महेंद्र के आश्रित कवि थे। इनके पिता का नाम दुर्दक और माता का नाम शीलवती था। इनके माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है काव्य मीमांसा, बाल भारत, प्रचंड रामायण, विद्वत साल भंजिका और कर्पूर मंजरी, ठीक है। ये इनके ग्रंथ याद रखना। इनमें से कौन सा नाटक है जो भास का नहीं है, ये भास के, भभूति के, इनके सबके नाटक ना मैं पहली क्लास में करा चुकी थी, इसलिए मैंने ज्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं ली है ना। क्योंकि जो बच्चे पहले भी देखे हैं तो फिर उनको बोरिंग महसूस होगी कि मैम ने ये तो करा दिया था, इसलिए उसको देख लेना आप लोग, अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है तो। इनमें से कौन सा नाटक है जो भास का नहीं है, प्रतिमा नाटक, उरुभंग, दूत वाक्य में, मालविका, अग्निमित्रम। तो आप पहचान गए होंगे यहाँ पर इनमें से कौन सा नाटक है जो भास का नहीं दिख रहा है आपको। तो मालविका अग्निमित्रम आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कालिदास की रचना है, ठीक है। कालिदास की रचनाएं। इनके बाकी के ग्रंथ एक बार देख लेते हैं। प्रतिज्ञा, योगंध रायन और स्वप्न वास वदतम, उरुभंग, कर्ण भारम, पंचरात्रम, दूत वाक्यम, बाल चरित्रम, दूत घटोत्कचम, ठीक है। बाल रामायण किसका है, राजशेखर का है, और बाल चरित्रम किसका है, भास कवि का है, ठीक है। मध्यम वयायोग, ये भी क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अविमारक, चारु दत्त आदि भास कवि की रचनाएं हैं। जबकि मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिलता है, भारवी की माता का क्या नाम था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
भारवी की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुशीला, गीता, सुनीता, मीता। तो सुशीला नाम था, ठीक है। सुशीला नाम था। भारवी की माता का नाम याद रखना, भारवी के माता का नाम सुशीला था। संस्कृत साहित्य के महान विद्वान थे भारवी। ये 560 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में निवास करते थे। इनके पिता का नाम था श्रीधर और इनकी प्रमुख रचनाएं किराता अर्जुनियम, जो कि 18 सर्गों वाला एक महाकाव्य है जिसमें वीर रस की क्या है? प्रधानता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, श्रीहर्ष के पिता का नाम आपको बताना है। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नेजदीय चरितम, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सुधीर, सुशील, हीर या फिर कृष्ण। श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहीर, ठीक है। श्रीहीर इनके पिता का नाम था और इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने कंप्लीट करवा दिया है इनको। ये 12वीं शताब्दी के आसपास में थे और इनके पिता का नाम था श्रीहीर और माँ की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम था मामल्ल देवी, ठीक है। मामल्ल देवी इनकी माता का नाम था, ये भी आपको याद रखना है। श्रीहर्ष की ना 2-3 रचनाएं मिलती हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो याद रखना एक तो रत्नावली, ठीक है, रत्नावली नाम से भी इन्होंने रचना लिखी थी। एक नागानंदम के नाम से इन्होंने रचना लिखी थी, नागानंदम, ठीक है। और प्रियदर्शिका नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी थी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। और नजदीक चरणतम की तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। और ये कन्नौज के जो मतलब कन्नौज के राजा थे उस समय जयचंद्र, उनके दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता रहे थे, ठीक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? यहाँ पर अब हमारा थोड़ा सा व्याकरण शुरू हो रहा है ना, लेकिन स्किप नहीं करना है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न करना है ना, ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं संस्कृत करवाऊं, लेकिन बच्चों के डिमांड पे करवा रही हूँ, ठीक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? गच्छन्ति अस्ति, ठीक है। बालिका गच्छन्ति अस्ति, यहाँ पर हमारा ये वर्तमान का लकार है और यहाँ पर बालिका जा रही है। कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर? बालिका जा रही है, ये हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। सज्जने पापाद जुगुप्सते, जुगुप्सा शब्द आपने देखा है घृणा का स्थायी भाव होता है, ये जुगुप्सा है ना, जुगुप्सा जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो जो सज्जन होते हैं वो पाप से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। सज्जन यानी कि जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा पाप से नफरत ही करेगा, घृणा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लेना, सज्जन पाप से घृणा करता है। पंचमी विभक्ति विधायक वार्तिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जुगुप्सा विराम विराम प्रमादार्थ नामो संख्यानम, देख लेना। घृणा विराम प्रमाद के समानार्थक शब्दों के साथ में पंचमी विभक्ति होती है, ये बता रहा है, ठीक है। घृणा विराम प्रमाद आदि जो समानार्थक शब्द होते हैं उनके साथ में पंचमी विभक्ति का योग होता है। रामेन सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन को गई थी या फिर जाती होगी, जाती है, क्या आएगा यहाँ पर? गच्छति हमारा आ जाएगा, ये वर्तमान का है। राम के साथ सीता कहाँ जाती है? वन में जाती है, ठीक है, वन जाती है। तो रामेन सह सीता वनम गच्छति, इसका हिंदी अनुवाद सही हो जाएगा। यहाँ पर सह युक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान है यानी कि क्रिया के कर्ता का साथ देता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। इस वाक्य में राम अप्रधान है और सीता कौन है? प्रधान करता है, ठीक है। सीता जाती है ना तो राम के साथ जाती है, राम इसमें अप्रधान हो गया और सीता कौन हो गई? तो प्रधान कर्ता हो गई। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? यहाँ पर विभक्ति का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या फिर द्वितीय से सप्तमी तक सभी का हो सकता है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखना इसको। आगे संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन आपने पढ़े होंगे और प्रथमा विभक्ति के जो वचन होते हैं ना वो एक जैसे लगते हैं, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अंतर किसमें होता है? तो 19 में हमारा सही आंसर हो जाएगा एक वचन में अंतर होता है बस, ठीक है। इसके एक वचन में क्या होता है? अंतर होता है। नेक्स्ट है, जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो, जो बात अन्य विभक्तियों से ना कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय, तृतीय, पंचमी या फिर षष्ठी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा षष्ठी, ठीक है। षष्ठी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं,
सूत्र के अनुसार षष्ठी से इसका तात्पर्य है कि जो बात अन्य विभक्ति से ना पता चले उसे षष्ठी विभक्ति के माध्यम से बतलाना चाहिए, वे बातें संबंध बतलाने में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गुरु। गुरु यानी कि गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है गुरु। गुरु के आपको जो शब्द हैं वो याद होने चाहिए, गुरु, मति, नदी, राम, है ना, ये सब तो इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा सही हो जाएगा गुरु में। पंचमी, तृतीया, कौन सा आंसर सही है। एक सेकंड, मुझे लगा मैं इसके सारे ही बता देती हूँ आपको। कौन चला गया। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा पंचमी। ठीक है, पंचमी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको इनके धातु रूप या शब्द रूप नहीं आ रहे हैं ना, है ना, वैसे तो आपका पेपर बहुत पास है। अगर जो पीजीटी का पेपर देने वाले हैं उनको तो ये याद होने ही चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इनको सबको याद रखना है। ठीक है, गुरु, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है, पंचमी विभक्ति का रूप है। पंचमी में क्या होता है, गुरु होता है ना, गुरु। और गुरु ही षष्ठी में भी है, लेकिन इसमें षष्ठी दे नहीं रखा है। ठीक है, षष्ठी में एक वचन में भी गुरु ही आता है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, याद रखना। यहाँ पर टाइप करने वाली थी लेकिन हुआ नहीं। चलिए, पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। पा धातु लट लकार और उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुवचन में, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमेशा क्या आता है, पिबामह। ठीक है, पिबामह होता है, ये याद रखना। अब एक बार इनको देख लेते हैं। पा धातु लट लकार यानी कि वर्तमान काल बोलते हैं लट लकार को, और वर्तमान काल के जो पुरुष और यहाँ पर दे रखे हैं, पिबती, पिबतः, पिबंती, यहाँ पर ये भी याद रखना है किसमें विसर्ग है और किसमें नहीं है। पिबसी, पिबतः, पिबथ, पिबामी, पिबाव, पिबामह। ठीक है, इसमें भी विसर्ग है, याद रखना, और इन तीनों में विसर्ग आता है, इसके अलावा किसी में नहीं है। पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबतः, पिबथ, पिबामी, पिबाव, पिबाम, ये याद रखना तीनों इसके लट लकार वर्तमान काल। गम धातु का विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप क्या होगा। गम धातु का विधि लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गच्छेत। ठीक है, गच्छेत हमारा सही हो जाएगा। गम धातु का ये देख लेते हैं एक बार। गम धातु विधिलिंग, विधिलिंग जो होता है ये चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके जो वचन है वो कैसे चलते हैं इसके रूप। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। दो शब्द हैं जिन पर यहाँ पर विसर्ग आया है केवल, याद रखना। ठीक है, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम, है ना। या तो देखकर पढ़ने में और या फिर जब याद होते हैं तो उनको पढ़ने में आनंद आता है, लेकिन जिनको याद नहीं होते उनके लिए बड़ा ही सिरदर्द भी होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है। पंचमी तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है। देशतम, देश का, हित यानी कि देश की भलाई, स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, पंचमी तत्पुरुष। और पंचमी में हमारा कौन सा होता है, ग्राम गत, वाक पटु। तो यहाँ पर हमारा स्वर्ग पतित हो जाएगा, है ना, स्वर्ग पतित। स्वर्ग पतित में हमारा कौन सा है, पंचमी तत्पुरुष है, याद रखना। और पंचमी तत्पुरुष में कौन सा होता है, तो अपादान होता है। ठीक है, अपादान होता है ना। अपादान में कौन सा आता है, स्वर्ग से पतित। ठीक है, स्वर्ग से पतित यानी कि अपादान कारक का ये भेद है, इसमें पंचमी तत्पुरुष कहा जाएगा। और अगर औरों की बात करें तो दे सितम में कौन सा हो जाएगा भाई, दे सितम में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कर्म तत्पुरुष है ना। और दे सितम, ग्राम गतम, गांव को गया हुआ, है ना, गांव को गया हुआ। 24 में हमारा कौन सा सही, गांव को गया हुआ, इसमें हमारा कर्म होगा, है ना, इसमें हमारा कर्म होगा। देशतम, देश के लिए भलाई, यानी कि ये हो जाएगा देश की भलाई या देश के लिए भलाई, ये संप्रदान हो जाएगा, है ना, देश के लिए भलाई करना। और वाकपटु, वाकपटु में कौन सा हो जाएगा, तो ये अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा अधिकरण, वाकपटु। आगे, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, और कौन सा युग्म इसमें से गलत है बताइए। इनमें से कौन सामासिक शब्द, समास दे रखा है और सामासिक शब्द दे रखा है, कौन सा युग्म गलत है। उपकृष्णम में क्या तत्पुरुष है, महादेव, कर्मधारी, पुष्प, धनवा, बहुब्रीहि, सुख, बकम, द्वंद्व समास। सुख, बकम, सुख का अर्थ क्या होता है, तोता और बगुला।
ठीक है। तो ये क्या है, तोता और बगुला यानी कि द्वंद्व समास ये तो हो गया, दोनों क्या है, बराबर के हैं, है ना, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। पुष्प धनवा में बहुब्रीहि समास है, महादेव में कर्मधारय है, लेकिन उपकृष्णम में तत्पुरुष नहीं है, इसमें कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इसमें कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, उपकृष्णम में, उप में उप क्या है, इसमें उपसर्ग है, याद रखना। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से होते हैं, 26 में आपको आंसर बताना है। स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, ठीक है। तद्भव तत्सम देशज विदेशज ये स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। नेक्स्ट है सनई सनई शब्द, सनई सनई शब्द किस प्रकार का है, तत्सम तद्भव देशज या विदेशज आगत। तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सनई सनई ये संस्कृत का शब्द है, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं मूल भाषा के शब्द वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत से बिगड़ करके कहीं ना कहीं उनका रूप बेकार हो गया है, खराब हो करके हिंदी में प्रयोग करते हैं हम उसको, वो तद्भव कहलाता है। देशज अपने देश के ही शब्द कहलाते हैं। आगत यानी कि विदेशी भाषाओं से लिए गए जो शब्द होते हैं। तो सनई सनई का अर्थ होता है धीरे धीरे, ठीक है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर तो आपका आंसर भी दिख गया है, ये पुर्तगाली शब्द है तौलिया में, ठीक है, ये पुर्तगाली शब्द है। बाकी के देख लेते हैं। अन्य पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तमाकू, मेज, गमला, काजू, काजू जो आप खाते हो, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द दे रखे हैं, अरबी के हैं, अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औरत भी अरबी भाषा का है, और आदमी भी अरबी भाषा का है, ठीक है। औसत, आदमी, इस्तीफा, है ना, और किताब, और कुर्सी, कुर्सी के लिए जो पूरा देश में लड़ाई मची रहती है, और किस्मत, ठीक है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी शब्दों में हिंदी, कबूतर, किसमिस, आवारा, गुलाब, किसमिस, चश्मा, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, और बीमार, है ना, बीमार भी किसका है, फारसी भाषा का है, और शादी भी, पलंग, चश्मा भी, याद रखना। तुर्की शब्दों में कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, और मुगल। जापानी शब्द एक रिक्शा पूछा जाता है। चीनी शब्द में चाय और लीची पूछा जाता है, और चीनी भी चीनी भाषा का शब्द है ना, चीनी पुर्तगाली का है। चाय और लीची चीनी भाषा के शब्द है, याद रखना। अंश और अंश, ठीक है, अंश और अंश बोलने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन लिखा अलग अलग रहता है। इन शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको पूछा जाता है, अंश और अंश, ठीक है। आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 में, तो ये हो जाएगा कंधा और हिस्सा, ठीक है। अंश जिसमें स ये वाला सा है उसका अर्थ होता है कंधा, और जिसमें ये वाला शा है उसका अर्थ होता है हिस्सा, ठीक है। इसमें ये वाला सा है, लेकिन इसमें हिस्सा में ये वाला सा नहीं आता है। कंधा और हिस्सा इसका अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, सरासन, असी, कोदंड, या फिर पिनाक। तो इसमें से देखो सरासन, है ना, कोदंड और पिनाक ये धनुष का पर्यायवाची है, लेकिन असी नहीं है। असी किसका है, तलवार का पर्यायवाची होता है असी। देखते हैं इनके कुछ पर्यायवाची यहाँ पर धनुष के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं, सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग, चाप, और कमान। तलवार के पर्यायवाची में आते हैं असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपान, और शमशीर, है ना। शमशीर आपने देखा होगा, जोधा अकबर में शमशीर ही बोलते हैं उसमें, है ना। और अग्नि में आग, पावक, अनल, वायु, सखा, और आदि, है ना। ये अनल को याद रखना, क्योंकि वायु का अनिल होता है, वायु का क्या होता है, अनिल होता है, अनिल जिसपे ई की मात्रा लगी होती है, लेकिन आग के कारण वो जल जाती है मात्रा। गंगा का होता है जानवी, देव नदी, और सुरसरिता, इनका याद रखना। आगे भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, या फिर नियति। देखो नियति होता है ना, नियति का अर्थ भाग्य होता है, भवितव्य और प्रारब्ध भी होता है, लेकिन नियत नहीं होता, है ना, नियत नहीं होता है। नियत का अर्थ क्या होता है भाई, नियत क्या होता है, नियति तो भाग्य होता है, लेकिन नियत मतलब हमारी जो नियत खराब होती है फिर अच्छी होती है, ठीक है, उसकी बात करता है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो रस, निचोड़, और सार तो बिल्कुल नहीं है, अर्क हो जाएगा यहाँ पर। अर्क जिसने लगाया उनका बिल्कुल ठीक है। बताना आपके कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो आप, ठीक है। 41 प्रश्न है, तो पूरे जरूर देखना। कौन सा शब्द है जो अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे ना, तो अनादि, अनपढ़, अनादर, अन्य, अनभ्यस्त, ये सारे के सारे ऐसा लग रहा है जैसे अन उपसर्ग से बने हुए हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है
जो अन उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। और ये डीएसएसबी के पेपर में शायद पूछा गया था। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगा होता है अन प्लस में पढ़, अन प्लस में पढ़। अब अंतर क्या है भाई, अंतर ये है कि इसमें हलंत नहीं आता, जबकि इसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, ठीक है। बाकी अनादि, अनादर, अनभ्यस्त, इन सब में हलंत वाला आता है, ये थोड़ा याद रखना है आपको, है ना। एक छोटी सी माइनर सा आपको जो है, अगर ध्यान नहीं दिया ना, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया तो गलत हो जाते हैं। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श में तो मर्स तो होगा ही नहीं, प, प्र या परा, तो परा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परामर्श में क्या है? परा है। अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछ रहा है अरुणिमा, अरुणिमा। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि इसमें तो निमा प्रत्यय है, अरे नहीं है भाई, इस इमा प्रत्यय है, ठीक है। अरुणिमा, अरुण प्लस में, अरुण प्लस में क्या हो जाएगा? इमा हो जाएगा, ठीक है। अरुण प्लस में इमा। आगे छत्रियानी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? छत्रियानी, छत्रियानी। अब यानी नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है? आनी, इसमें आनी प्रत्यय है, ठीक है। क्षत्रिय, ये डबल आ गया है, क्षत्रिय प्लस में क्या हो जाएगा? आनी हो जाएगा। और आनी पे भी बड़ी की मात्रा आएगी, क्योंकि उसमें बड़ी की दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। याद रखना, बड़ी की आ जाएगी, क्षत्रिय प्लस में आनी, क्षत्रिय आनी बन जाता है। मौलिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? मौलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय। अब इक कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 37 में आपको ध्यान देना है कि इक है कौन सा, छोटी ई वाला या फिर बड़ी ई वाला। तो ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई दे रखी है, ठीक है। मौलिक, मौलिक में क्या आ जाएगा? इक प्रत्यय आ जाएगा, तो वो भी छोटी ई वाला, ये थोड़ा सा ध्यान देना। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? मैं ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ, आप ये कहोगे इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत सारे बच्चों को पता होती हैं, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, या फिर जब पेपर में बैठते हैं ना, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सारे ऑप्शन वहां पर तो एक जैसे दिखाई देते हैं ना, आंखें भी चार हो जाती हैं। तो इसीलिए ध्यान देना कि गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजों की तरफ आपका ध्यान खींच रही हूँ, ताकि पेपर में ये जो आवाज है ना आपको सुनाई दे, है ना। ध्यान रहे, आप ध्यान दो अपने पेपर पे। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परा। परा प्लस में क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। जय, जय का अर्थ होता है जीत, और परा जब जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है हार, ठीक है। ये विपरीत शब्द बन जाता है। कृत प्रत्यय का योग किसके साथ होता है? कृत प्रत्यय का योग किसके साथ होता है? क्रिया या धातु के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम या फिर विशेषण के साथ। देखो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगता है ना, उसको बोलते हैं हम तद्धित प्रत्यय। क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन क्रिया या धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय, कृत क्रिया, ठीक है। बस सिंपल सा है, याद रखना। कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? क्रिया और धातु के साथ, तद्धित, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? विद्या, विकट, विदग्ध और विषम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या में वी उपसर्ग नहीं है ना। विद्या में वी उपसर्ग नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? आ प्रत्यय लगा हुआ है। विद्या में क्या है? आ प्रत्यय है, याद रखना, है ना। और इसमें विकट, विदग्ध, विषम, सारे में वी उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा, गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा। इंदा प्रत्यय किसके अंदर नहीं है? तो देखो परिंदा, शर्मिंदा, बासिंदा में, तीनों में इंदा प्रत्यय है, लेकिन गोविंदा में नहीं है ना। गोविंदा में नहीं है, गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसमें क्या है? आ प्रत्यय है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या है? आ प्रत्यय है। गोविंद प्लस में आ बन जाएगा गोविंदा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 41% कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे और आपके काफी पसंद भी आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, और प्लीज क्लास को हाइप कर दिया करो, है ना। ये छोटी सी चीजें हैं, इतना हम आपके लिए करते हैं, तो कम से कम आप भी 1 सेकंड का समय दीजिए